गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो है क्लास 10th के फिजिक्स पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें कुछ टॉपिक जो है हमको पढ़ने हैं, जैसे ओम्स लॉ है, उसके बाद से रेजिस्टेंस क्या होते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करती हैं। ठीक है, पहले ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई थी, जैसे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से यानी अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट पर जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो और करंट से रिलेटेड और एक चीज़ है जो है करंट में, जिसको हम कह रहे हैं आई। तो किसी भी सर्किट में करंट को डायरेक्टली हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं किसको, पोटेंशियल को। यानी जैसे आप लोग जो है कोई भी उपकरण चलता है घर में, जैसे मान लो फ्रिज है या कूलर है या पंखे हैं, तो इन सब को अगर पावर कम है तो क्या करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर मतलब जो वोल्टेज को मेंटेन करता है। ठीक है, तो यानी हम वोल्टेज को कम या अधिक कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल बढ़ाया जाता है, जैसे आपने स्टेबलाइजर का पोटेंशियल बढ़ाया तो क्या होता है, बल्ब और तेजी से ग्लो करने लगता है। क्यों करता है, क्योंकि करंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ती है। ठीक है, तो हमारा कंट्रोल किस पे है, पोटेंशियल पे। तो हम ये कह सकते हैं कि द करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट उसमें जो पोटेंशियल होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है तो हम इसको इसके प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। यदि I जो है V के प्रोपोर्शनल है तो V क्या होगा, I के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जब एक दूसरे के रिलेशन में है डायरेक्टली। लेकिन आपका ये क्वेश्चन है कि डायरेक्टली पहले ही क्यों नहीं लिख दिए कि V प्रोपोर्शनल टू I। तो हमने कहा कि करंट जो है पोटेंशियल के क्या होती है, ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो होता है R। ठीक है, और इंटू I। ये जो है R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, V इक्वल टू आई आर या R इंटू आई, ये आपका ओम्स लॉ है। अब फिर से लेकिन एक चीज़ और है, ये जो भी चीज़ें हैं ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ओम्स लॉ को डिफाइन करते समय पहला जो हम वर्ड देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इन सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फार्मूला हो गया। यही क्या है, आपका ओम्स लॉ है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें कंडीशन क्यों दी गई हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही क्यों, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो आप जानते हो कि जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, जैसे अगर किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में V और I जो है एक साथ प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी यह एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो यह जो है तभी ट्रू होगा ओम्स लॉ जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो।
यानी कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ तो उसमें यह जो लॉ होगा वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है बड़ा वाला पीला वाला उसमें जो है हीटिंग इफेक्ट पे वो वर्क करता है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें हीट होती हैं उसका क्या होगा, ग्राफ जो होगा, जैसे हम V और I में जब ग्राफ खींचेंगे, जैसे मान लीजिए एक तरफ V है और एक तरफ I ले लें, यानी पोटेंशियल और अप्लाइड पोटेंशियल और करंट का, तो ये जो है इनिशियली जीरो से शुरू करते हैं अगर, तो यह एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इन दोनों का ग्राफ हम जो है खींचें तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है तो कुछ समय तक तो हमको कांस्टेंट जो है या स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन आगे चल करके कर्व क्या होगा, यह लाइन जो होगी वो कर्व में चेंज हो जाएगी, यानी हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले यह कहा जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ओम्स लॉ। दूसरा चीज जो है रेसिस्टेंस, जैसे कि हमने कहा कि V और I के बीच में एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं R, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी R इक्वल टू V अपन I कहा जा सकता है। तो एक दो डिफिनीशन रेजिस्टेंस की यहीं से हो जाती है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करेंट। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, जैसे किसी वायर में जब करंट फ्लो होती है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन रन करते हैं, तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इस मोशन को अपोज करते हैं। ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो रेस्ट में होते हैं पहले से, वो इनका मोशन का अपोज करते हैं, जिससे इनमें फ्रिक्शन लगता है और ये हीट होने लगते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो अपोजिशन लग रहा है इन दोनों के बीच में, वही क्या है, रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस की डिफिनीशन में हम ये भी कह सकते हैं, द अपोजिशन प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ करंट। करंट फ्लो होने के रास्ते में जो भी विरोध उत्पन्न होता है, जितना ही अपोजिशन अधिक होगा, फ्रिक्शन उतना ही अधिक होगा, तो ये उतना ही तेज गर्म होगा। इसीलिए जो भी हीटिंग इफेक्ट वाले अप्लायंसेज होते हैं जो गर्म होते हैं, उनको एलॉय से बनाया जाता है, जैसे नाइक्रोम है, टंगस्टन है, तो इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो उस समय यह हीट होकर के गर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है वही ज़्यादा गर्म होते हैं। तो जो भी चीज़ें हम हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करने वाली देखते हैं वो सभी एलॉय होते हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए उनमें एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। जैसे क्या, गीज़र है, हीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखे होंगे, छोटा सा जो बल्ब होता है वो 100 वाट का होता है और उतना ही बड़ा LED 7 वाट का होता है, यानी उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, उसका जो फिलामेंट होता है टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है अपोजिशन है इन द पाथ ऑफ करेंट। ठीक है, अब ये चीज़ें तो ठीक है कि रेजिस्टेंस हम लोग समझ गए, लेकिन अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस रेजिस्टेंस को घटाती या बढ़ाती हैं। ठीक है, कैसे जो है हम रेजिस्टेंस को चाहे तो घटाएं या बढ़ाएं। तो पहले जो रेजिस्टेंस होता है वो सीधे सीधे लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जितना ही लंबा तार होता है, ठीक है, उसका पोटेंशियल उतना ही ड्रॉप, मतलब उसकी एनर्जी जो होती है उतनी ही कम हो जाती है, या उससे आउटपुट जो मिलता है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक सेल हो, सेल से बल्ब हमको जलाना हो, छोटा बल्ब हो और एक सेल हो, तो हम छोटा सा तार अगर लगाते हैं तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन अगर इसी तार को 10 मीटर या 20 मीटर लंबा करके और जब सेल से जोड़ेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सेल वही है, बल्ब वही है, तार वही है, लेकिन जब तार की लेंथ बढ़ गई तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, सर्किट कंप्लीट होने के बाद भी ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो वायर है उसके रेजिस्टेंस में सारी एनर्जी सेल की खत्म हो जाती है। यानी जो करंट फ्लो होता है तो वायर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोज कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लग जाता है, जिससे सारी एनर्जी लॉस हो जाती है सेल की और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि
रेजिस्टेंस जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ही लंबा तार होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट की और किस चीज पर डिपेंडेंसी होगी, तो ये जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये तार है, अगर सामने से ऐसे तार है काट दिया जाए, सामने से देखा जाए तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ही ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कितना भी पतला तार हो उसके ऊपर का इंसुलेशन हटाएंगे तो उसके अंदर और भी बहुत सारे पतले पतले तार मिलते हैं। एक सिंगल तार नहीं होता है, उसके अंदर भी कई पतले पतले और तार मिला करके तब एक तार जो है बनाया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये तार है, ऊपर का इंसुलेशन हटाते हैं तो अंदर से और भी पतले पतले तार इसमें से मिलते हैं। तो ये कई पतले तारों को मिला करके एक तार बनाया जाता है, उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, यानी ये तार जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी तार बनाए जाते हैं वो किस पतले पतले तारों से मिलाकर बनाए जाते हैं ताकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए और रेजिस्टेंस घट जाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस घटने और बढ़ने का दो तो तरीका पता चल गया कि कैसे कैसे रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा। तीसरा जो है वो है आपका मटेरियल। ठीक है, मटेरियल में क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम जो तार खरीदते हैं तो या तो उसमें एल्युमिनियम का आता है या कॉपर का आता है। ठीक है, सभी कहते हैं कि कॉपर अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस एल्युमिनियम से कम होता है। तो जब कॉपर का रेजिस्टेंस एल्युमिनियम से कम होगा तो ये हीट भी कम होगा, गर्म कम होता है, एनर्जी लॉस कम होती है। ठीक है, इस वजह से कॉपर जो है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी इसी वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिससे हीट कम होता है। हमने कहा जितना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही वो हीट करेगा। ठीक है, तो दो अलग अलग मटेरियल जो हैं इनका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, यानी कि जो तार बनाया गया है या जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो किस मटेरियल की बनी है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, चौथा जो होता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कैसे अफेक्टेड करेगा, तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी मेटल है, जब उसको हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे तो चार्जेज डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब चार्जेज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उस समय रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी तरह से रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फैक्टर, चार फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक में जो भी दिक्कतें होंगी आप लोग पूछ लीजिएगा, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आराम से जब भी आपको समय मिले फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।